कोई कंपनी है जिसने इस कचरा घर पे अपना होर्डिंग लगाया है और ये कचरा घर जो है इस वक्त आपके कैमरे की निगाह से काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है और चूने की लकीर बता रही है कि कोई पिछले 2-3 दिनों के भीतर यहाँ चूना डाल गया है। पर उम्मीद की जा सकती है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद हफ्ते भर पहले यहाँ ऐसी स्थिति नहीं हुई होगी। हुआ ये है कि जिस जगह पर हम दक्षिण दिल्ली के लाडोसराय में हैं, इस इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ है कि जिसके बारे में हमें आपको थोड़ा रुककर संभल कर सोचना चाहिए। हम दरअसल सोचते नहीं हैं। याद ही कीजिए कि आपने पिछली बार कब किसी राजनीतिक दल के बारे में सुना हो जिसने स्वास्थ्य और सफाई के सवाल पर किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन किया हो, उसमें सीटों को लेकर मोल भाव किया हो। आपने कब किसी सरकार से पूछा हो कि बताइए कि आपने कितने अस्पताल बनाए हैं, उन अस्पतालों में गरीब लोगों की भर्ती होने की, इलाज की सुविधा क्या है। लेकिन आपने कब पूछा है कि जीडीपी के इन खूबसूरत आंकड़ों के पीछे आप ज़रा हमें बताएं कि अस्पताल कितने बने हैं, बेहतर अस्पताल जहां गरीब आदमी, जहां सामान्य आदमी पहुंच सकता है। आज एक आईसीयू में भर्ती की कीमत जो हो गई है एक दिन में 60 से 1 लाख हज़ार हो गई है। हम जो है ये 1 लाख रुपए तक हो गई है 60,000 से लेकर। हम इन सवालों को तवज्जो नहीं देते हैं और नतीजा होता है कि कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे हम लाचार महसूस करने लगते हैं। लक्ष्मी चंद्र और बबीता, ये दोनों उड़ीसा के एक कॉलेज से इनकी ज़िंदगी शुरू होती है मोहब्बत से और दिल्ली नौकरी इन्हें ले आती है। लेकिन इनका 7 साल का बेटा अविनाश, जिसे भर्ती कराने के लिए वो आपके शहर में कई अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, जगह नहीं मिलती है और अंत में जब तक जगह मिलती है काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसका बेटा गुजर जाता है। दोनों हताश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। हम यही आए हैं लाडोसराय में, इन गलियों में ये समझने के लिए कि आखिर वो क्या चीज़ है जिससे आपकी संवेदनशीलता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही मसला हिंदू या मुस्लिम का होता तो आप सब कितनी बातें कर रहे होते, कितने उत्तेजित हो रहे होते, कितनी राय होती। क्योंकि हम सब के दिमाग में इन दलीलों का इतना कूड़ा भर दिया गया है कि हम निकल नहीं पाते। हमें याद है कि ओवैसी ने ठीक क्या क्या कहा है, हमें बिल्कुल याद है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा है मुसलमानों के बारे में, ओवैसी ने इन हिंदू पार्टियों के बारे में, हम सबको याद है। लेकिन हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि किस पार्टी ने अपने कार्यकाल में कितने स्वास्थ्य के लिए क्या सुधार किए हैं, नहीं याद रहता है। तो आज हम लाडोसराय से बात करेंगे। अशोक अग्रवाल हैं और सौरभ भारद्वाज हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक। लेकिन हम उस गली की तरफ जा रहे हैं, हम अपने मनोज की तरफ बता दें जहां ये हादसा हुआ है। ये जगह भी आप देख ही रहे हैं कि इसकी साफ़ सफाई का जो इंतज़ाम है वो अभी कुछ ठीक नज़र आ रहा है। पता चला कि जब ये हादसे की खबर इंडियन एक्सप्रेस में पहली बार छपी तो यहाँ पर थोड़ी सफाई हो गई है, लेकिन हम लापरवाह होते जा रहे हैं। इससे पहले कि ये मुद्दा भी किसी अन्य बड़े मुद्दों की तह में चला जाए, हम प्रयास करेंगे बात करने का कि उस दिन अविनाश को लेकर क्या क्या हुआ था। अब ये देखिए, ये नोटिस नहीं था, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचे, बिल्कुल नया पोस्टर लग रहा है, अखबार में छपा है। तो ये एक तरह से ये सारा चीज़ जन स्वास्थ्य विभाग, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अखबार में छपने पर। लेकिन अखबार में छपने की जगह कहाँ है? वो तो इन बयानों से, गठबंधन की खबरों से भरा हुआ है। दोषी हम भी हैं, लेकिन उसके उपभोक्ता तो आप हैं। आप तो ये सवाल करते नहीं। अगर हम ये दिखाते भी तब भी आप सवाल नहीं करते हैं। आप ये मानिए तो मेरी बात कि आप स्वास्थ्य को लेकर किसी राजनीतिक दल से सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर आपको ये भरोसा होता है कि आपके पास बीमा है और बीमा है तो आप अस्पताल खरीद लेंगे, बीमा है तो आप डॉक्टर खरीद लेंगे। ये जो घटना हुई है, ये मैं इसलिए लंबा बोल रहा हूँ कि ये आपके साथ भी हो सकता था। बस ज़रा कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में 7 साल के बच्चे को लेकर चले जा रहे हैं, इस अस्पताल से भटक कर उस अस्पताल में जा रहे हैं और अस्पताल वाले उसे भर्ती नहीं कर रहे हैं और वो बच्चा मर जाता है। आप क्या करेंगे? आप किससे बात करेंगे? क्योंकि आपने वो सवाल पहले तो पूछे नहीं थे। और ये जो सरकारें, ये जो पार्टियां आपके प्रति जवाबदेही का नारा देकर आती हैं, वो कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करती हैं जिससे ये सुनिश्चित हो कि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। देवाशीष जी आइए, आप लक्ष्मी चंद्र जी के मित्र हैं? नहीं, उनके पड़ोसी हैं, यहीं रहते थे। ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये बोर्ड कब था, ये कब सब सटा है? ये डेट लिखा हुआ है 12 तारीख को। हाँ, इसके पहले इस इलाके में फॉगिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था? हाँ, नहीं हुआ था। जब ये खबर छपी है
हाँ जी। इसकी चर्चा हुई है तब ये लोग आए थे लगाने के लिए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के ये जो लोग हैं, हाँ जी। ये काफ़ी पोस्टर इस इलाके में छप गया है। देवाशीष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप बताने की स्थिति में हैं हमारे दर्शकों को? ये डेट भी लिख दिया कि 27 तारीख को आए थे, 10/9 को ये आए थे। ये भी पहले से लिखा हुआ था या अभी लिख के गया है? शायद अभी लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है अभी? आपको लगता है कि अभी से लिखा हुआ है? हाँ जी। क्योंकि ये जनवरी में आए होते तो इतना एक ही पेंसिल से लिखा हुआ है। देखिए, ये चालाकी है आपके सिस्टम की। देख लीजिएगा अशोक जी, आप देखिए 27 जनवरी, 21 जनवरी, ये सब की लिखावट एक ही तरह से। देखिए उसको कितना भरोसा है हमारी मूर्खता पे कि एक ही दिन में ऐसा लग रहा है कि लिख दिया गया है ये सर। एक ही कलम से एक ही बार में, एक ही कलम से एक ही बार में कोई भी आके देख सकता है कि अगर ये जनवरी का लिखा होता तो कुछ हल्का पड़ गया होता, जैसे ये हल्का पड़ गया है। फरवरी का लिखा होता तो हल्का पड़ गया होता, लेकिन नहीं पड़ा। तो देवाशीष जी कहाँ चले गए? हाँ जी। थोड़ा आप बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था? उनका बच्चे का तबीयत खराब था। तो जैसे उनका तबीयत खराब हो गया था, पहले वो गए थे भगवती हॉस्पिटल, मुझे जितना जानकारी है। हाँ ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट होने के बाद फिर वो ले आए थे, वहाँ पे एडमिट नहीं किए थे क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि एडमिट कर दीजिए, वहाँ से ले आए थे। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ना लग गया। तो वो लेके गए थे मैक्स हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उनको बेड नहीं मिला था। तो मुल्चान भी गए थे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो मतलब पहला चिकित्सा करके फिर वो भेज दिए थे क्योंकि वहाँ पे बेड नहीं था। तो बेटे का सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गया था, बिगड़ गया था। वो बत्रा हॉस्पिटल में पहुँच गए तो वहाँ पे बेड मिल गया और ट्रीटमेंट हो रहा था वहीं पे। लेकिन डॉक्टर साहब मना कर दिए थे कि बच्चे का आप ले जाइए, लेकिन बत्रा में, हाँ, लेकिन मम्मी पापा लास्ट तक इंतजार किए थे। बच्चा भी आईसीयू में था। तो मैं सिर्फ बत्रा हॉस्पिटल ही गया। आप उनके साथ बत्रा साथ गए, लेकिन वो बता रहे थे कि पीछे कई 2-3 अस्पतालों में। बिल्कुल, ये इतना मेरे को जानकारी है कि यही हॉस्पिटल गए थे। और वहाँ पर भर्ती नहीं किया गया या भर्ती के लायक नहीं समझा उन्होंने कि ये इसकी स्थिति खराब होगी। अब उसका ना तो माँ बाप बचे हैं ना बेटा बचा है। बेटे की मौत के बाद इसी जगह पे है ना, इसी जगह पे माँ बाप ने भी, लक्ष्मी चंद्र और बबीता ने भी, दोनों अपने हाथ बांध के एक तरह से खुदकुशी कर ली और लिखा कि किसी की कोई गलती नहीं है, ये हमारा फैसला है। एक बेटा था वो उन्होंने गंवा दिया डेंगू की वजह से। दरअसल ये जिस दिन की घटना है उसी दिन दिल्ली के अस्पताल है, वो पैथोलॉजी लैब है, डॉक्टर डैंग जी जो चलाते हैं, उनका फ़ोन आया था कि ये शहर में इतना डेंगू बढ़ रहा है, तो आखिर हम क्यों नहीं इसको साफ़ कर सकते हैं? दुनिया के इतने मुल्कों में हैं, आपको करना चाहिए। और हम सब देख रहे थे कि आला अधिकारियों को डेंगू हो रहा है, सबको डेंगू हो रहा है, लेकिन शहर में एक तरह से शांति थी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अपवाद स्वरूप ऐसा हुआ होगा इन लक्ष्मी चंद्र और बबीता के साथ, जो बच्चे को लौटा दिया गया है? नहीं, ऐसा अक्सर होता है जब हॉस्पिटल ये देख रहा है कि ये बहुत क्रिटिकल है, जबकि उसकी ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर्स में कहा है कि जब कोई क्रिटिकल पेशेंट जाता है तो इवन ए प्राइवेट डॉक्टर, जो सिंगल डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर एक की ड्यूटी है, ये ओथ के अंदर भी ड्यूटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है कि वो उसको एडमिट करेंगे, उसको कम से कम स्टेबल करेंगे। अगर लॉन्ग रन नहीं भी रखना है तो स्टेबल करेंगे, लेकिन एडमिशन रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें रिपीटेडली हॉस्पिटल्स ने जो है उसको रिफ्यूज़ किया। ये कई बार होता है कि अभी मैं उनका अखबारों में बयान देख रहा हूँ, अशोक अग्रवाल जी, आपको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो गरीबों के लिए अस्पताल में जो बिस्तर सुरक्षित रखे जाते हैं उसकी निगरानी के लिए कमेटी में एक सदस्य बनाया है, तो आप उस हैसियत से देख भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक छूट होगा कि अस्पताल ने ये ना समझा हो कि इनकी स्थिति ख़राब है या बहुत ज़्यादा ख़राब है रखने के लिए, या ये कह देना कि बिस्तर नहीं है कहीं और चले जाइए बड़े अस्पताल। मेरी सैटरडे को जो है जो बत्रा हॉस्पिटल है उसके जो अटेंडिंग डॉक्टर है उसके साथ भी कम से कम 1-1.5 घंटा मेरी बातचीत हुई है इसी केस को लेकर। और उस डॉक्टर का भी ये कहना था कि शायद ये जो दूसरे हॉस्पिटल हैं, यहाँ से मूलचंद से शुरू होते हैं, साकेत सिटी और मैक्स हॉस्पिटल और एक और आकाश हॉस्पिटल का भी अखबार में नाम था, इरेन करके भी है। तो इन सब लोगों ने जो है उसको इसलिए एडमिट नहीं किया क्योंकि उसकी हालत उनको लगी कि बहुत ख़राब है और शायद उनके डेथ लिस्ट के अंदर शायद एक नंबर आ जाए, इसलिए नहीं किया। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद जब ये बत्रा हॉस्पिटल पहुंचा तो शुरू में उन्होंने भी रेसिस्ट किया। अब ये नहीं पता कितनी देर, ये तो इन्वेस्टिगेशन का लगेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से, जो रिकॉर्ड मैंने देखा, 11:30 बजे उन्होंने एडमिशन दिखाया है और सुबह 2 बजे
मतलब दिन में 2 बजे उसको डेथ डिक्लेयर किया। और इवन डॉक्टर ने मेरे को ये भी बताया, जो अटेंडिंग डॉक्टर थी, कि जब हमने सुबह उसको मॉर्निंग में बताया कि उसके मल्टीपल ऑर्गन जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो उस इनकी मदर ने ये इंडिकेट किया कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकती हूँ। तो ये डॉक्टर ने भी फिर उसको कहा कि मैंने काफ़ी कंसोल करने की कोशिश करी, लेकिन शायद उन्होंने अपना मन बना लिया था कि अगर ऐसा होगा तो हम कुछ करेंगे। ये इन्होंने कह रहे थे कि वो उन्होंने कभी बताया कि मैक्स में गए हैं, नहीं भर्ती कर पा रहे हैं, या ये लोग वो मूलचंद के लौटाने के बाद यहाँ लेकर आ गए थे, घर पे आ गए थे वो? नहीं, वो तो लास्ट में तो बात्रा में गए थे ना। हाँ। लेकिन वो कहाँ पे गए थे इतना मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम था ही नहीं। आप नहीं थे उसका? हाँ जी। और एक उन लोगों से भी ये गलती हुई होगी कि समय पे तुरंत ले आकर वो जांच नहीं कराया, या फिर उसको गंभीरता से नहीं लिया। हाँ जी। ऐसा हो सकता है नहीं हाँ जी। कि ये एक प्रायश्चित भी इसमें रहा हो बस। मेडिकल रिकॉर्ड में जी। इस तरीके का लिखा है जैसे कि ना, और जो उन्होंने बताया भी कि इन्होंने शुरू के जो 3 दिन थे, 3 दिन बहुत अटेंशन नहीं दी उसको, और जब उसकी हालत कॉम्प्लिकेट हुई है तब उसको लेके ये चल पड़े हैं। एक हिस्सा ये है कि हम इस बीमारी को बहुत हल्का समझने लगे हैं, जो कि है नहीं। बिल्कुल। क्योंकि कई पारंपरिक चीज़ें आसपास मिल जाती हैं तो होते ही लगता है कि चलो उसके सहारे से कर लिया जाए, और वो उससे फ़ायदा भी होता है, ये नहीं कि फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन एक लापरवाही है लोगों के भीतर भी और सिस्टम के भीतर भी कि इस डेंगू की सफाई, साफ़ सफाई को कम से कम मुकम्मल व्यवस्था। मार्च के महीने से मैं ये डेंगू सुन रहा हूँ, और ये अगस्त बीत चला है, अब लगभग अब आधा सितंबर गुजर गया, लेकिन तब भी कोई व्यापक स्तर पे सफाई अभियान लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ, और देखिए ना इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है कि जो मैक्स साकेत में मैंने विजिट किया, ऑफ कोर्स इस केस में उनका कहना था कि हमारे यहाँ ये आया ही नहीं, क्योंकि मुझे उनकी स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं है, और सीसीटीवी कैमरा वगैरह का जो इन्वेस्टिगेशन पे पता लगेगा कि वो एक्चुअली गए नहीं, क्योंकि जब ये लोग कह रहे हैं, ये और सारे दिल्ली में इतने हॉस्पिटल, उनका नाम तो नहीं ले रहे हैं, तो जब ये पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि हम साकेत सिटी में भी गए और मैक्स में भी गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, साकेत सिटी गए थे। वजह यही है मैं कहने का, उनका बाइक यही है जो डेथ हो गया, उनका बाइक वहीं पे रख के वो गाड़ी करके चले गए थे दूसरे, ये वाली लाल वाली बाइक। हाँ अच्छा। तो ये दूसरे हॉस्पिटल में चले गए थे, और उनको एक फ्रेंड को बताए थे कि मेरा गाड़ी रह गया वो स्टैंड में, जाके वो प्लीज लेके आना पार्किंग से। ओ, मैक्स के पार्किंग में ये बाइक साकेत सिटी की पार्किंग में ये लाल वाली बाइक रह गई थी, और फिर वहाँ से वो लोग गाड़ी करके भागा दूसरे अस्पताल की तरफ से। तो एक फ्रेंड जाके वो लेके आया था। तब ये पता चल, इंटेंसिटी मतलब इतनी ज़्यादा दिखने को मिल रही है कि जो गेस्ट का वेटिंग रूम था मैक्स वालों ने उसको कन्वर्ट कर दिया इमरजेंसी वार्ड के अंदर, और अभी कोई था कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसने तो मॉर्चरी को कन्वर्ट कर दिया ये बेड्स के अंदर है। क्या बात करते हैं? हाँ, मॉर्चरी को मतलब डेंगू के बिस्तर के लिए, और वहाँ पे शायद मोस्ट प्रोबेबली ये जो BR अम्बेडकर हॉस्पिटल है, शायद उसने मॉर्चरी को कन्वर्ट कर दिया। हाँ। और वहाँ पे जो पेशेंट हैं, हाँ, वो उस मॉर्चरी में जाने से डर रहे हैं कि भाई ये तो मॉर्चरी है, हाँ, हमारे तो वैसे पक्का डेथ हो जाएगी। हाँ। तो ये भी एक है, तो इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई। और इवन जो क्वैक्स हैं, क्वैक्स, कोई मुझे बता रहा था कि किसी क्वैक ने तो अपने छत के ऊपर बोल दिया कि चारपाई ले आओ और लेट जाओ और मैं तुम्हें ड्रिप लगा देता हूँ। तो लेकिन दिक्कत ये, हमें मालूम नहीं उसमें, आप श्योर हैं उस हॉस्पिटल के बारे में जिसने मॉर्चरी के, आपने कहीं पढ़ा है? इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, मैंने नहीं चेक किया। पर सौरभ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नोटिस गया है, सब गया है, कार्रवाई होगी क्या है? मुझे नहीं लगता किसी सरकार वरकार में हिम्मत है। मैंने पढ़ा कि सेंट्रल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ने भी कोई नोटिस दिया है, आपकी सरकार ने भी दिया है, और ये सब गोलमोल जांच वांच होते होते सब चला जाएगा। देखिए, अभी तक ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो इन अस्पतालों के खिलाफ कभी कोई बड़ी कार्रवाई देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। और अस्पताल क्या हैं, दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और इनके खिलाफ लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं। EWS के मरीज़ों को भगा देते हैं, तरह तरह के कागज़ मांगते हैं, फिर वो किसी पॉलिटिशियन के पास जाता है, उसके दबाव में किसी तरह से लेते हैं। तो दिक्कत तो है, मगर मुझे लगता है कि इस केस के अंदर भी हमारी जो जांच है वो तेज़ चलनी चाहिए। अब तक मुझे लगता है कि CDR रिकॉर्ड्स मोबाइल के निकल जाने चाहिए कि ये लोग, इसके पेरेंट्स 5 लोकेशन पे गए, ये 5 लोकेशन, ये 5 हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। वहाँ गए थे, उसे एक मोबाइल से, एक पार्किंग से, हाँ, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हों कि वो CCTV इमेजेस देंगे, या वो बोलेंगे कि हमारी ख़राब हो गई नहीं है, या वो पेरेंट उस CCTV में आए ना आए, बड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, मोबाइल रिकॉर्ड्स में तुरंत आ जाएगा कि वो किस किस लोकेशन में गए, किस किस अस्पताल में गए, और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए।
मैं सरकार की तरफ से ये कह सकता हूँ कि इसके लिए हम गंभीर रहेंगे। नहीं, मुझे सौरभ साहब ये बताइए कि दिल्ली में इतने दिनों से डेंगू का मामला बढ़ रहा है, ठीक है, वो एजेंसियां ठीक है, आपके अंदर एमसीडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो सब हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का मैंने ऐसा कोई अभियान नहीं देखा कि इसे बचाना है या इसको लेके करना है असल में और अस्पतालों को अलर्ट करना है। जी, असल में क्या कि इस तरीके का जो सेटअप है दिल्ली का, उसमें ये है कि डेंगू की प्रिवेंशन जो है, ये मत सोचिएगा कि मैं बॉल दूसरे के पाले में डालना चाह रहा हूँ। बेसिक है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि इसके बारे में अगर लोगों को जागरूकता हो, पता चल जाए। अब 96 से ये शहर डेंगू को देख रहा है, 96 से ये शहर देख रहा है, उसको हर साल किसी न किसी तरीके से बताया जाता है कि कूलर साफ रखो। वो कूलर तो साफ रख लेता होगा या नहीं भी रखता होगा, लेकिन जो असली मामला है सिस्टम को, ड्रेन को साफ करने का, ड्रेन को साफ करने यानी जो सार्वजनिक गंदी जगह हैं वो तो कोई नौकरी करने वाला नहीं करेगा ना। हालांकि अब ये भी लोगों को पढ़ा दिया गया कि ये भी अब आप ही साफ करेंगे, सरकार सिर्फ नारे का पोस्टर लगा देगी। नहीं, इसके लिए बाकायदा एक फंड है जो दिल्ली सरकार 100 करोड़ रुपए के करीब एमसीडी को देती है हर साल, सिर्फ इसकी डेंगू की सफाई के लिए। सिर्फ डेंगू की सफाई नहीं, इसके बारे में प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह कैंप। और मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बताऊं, हमने ऑडिटोरियम बुक कराया सीआर पार्क के अंदर, इनके डॉक्टरों से बात की कि आप इसके लिए इन लोगों को करेंगे। हमने आरडब्ल्यूएस के अंदर इन्विटेशन दिया, एक दिन पहले इन्होंने एमसीडी ने एक दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया, और कोई कारण नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस। मतलब ये इन चीज़ों के अंदर भी देखते हैं कि अगर ये एमएलए क्यों करा रहा है ये वाला काम, अवेयरनेस वो क्यों करा रहा है, हम खुद ही करा लेंगे, और खुद कराना नहीं चाहिए। ये मजाक नहीं है कि जिस शहर में 100 करोड़ रुपया इसके डेंगू के लिए बजट हो और एक आदमी अस्पताल में भर्ती नहीं करवा पा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही मजाक है ये। और मजाक ये भी है कि मतलब आफ्टर ऑल दिल्ली की सरकार तो सरकार है ना। अगर सरकार ये कहे कि साहब ये एमसीडी के ऊपर एमसीडी ने नहीं किया या एमसीडी को करना चाहिए, तो वो भी कुछ समझ में नहीं आता। अब जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो एक सेक्शन है पर्टिकुलरली वो जो कहता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब वो कहें जी क्योंकि एमसीडी में इतने बच्चे पढ़ते हैं इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस तरीके से भाग नहीं सकते ना। सरकार तो सरकार है ना। पर सौरभ, ये जब हुआ है तो फिर आपने क्यों नहीं हंगामा किया? आपके चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं बोला? आपके चीफ मिनिस्टर ने सारे प्राइवेट अस्पतालों को बुलाकर एक पब्लिक मीटिंग क्यों नहीं की कि ये लोग भरेंगे, हमारे पास इतना इतना बेड है, ये सिचुएशन खराब हो गया है? ये आपके प्रायोरिटी में भी नहीं है। अगर आपके प्रायोरिटी में होता तो आपके चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर पूरे जिस तरह से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। जी जी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। मैं अखबार पढ़ रहा था कि मई में उन्होंने फैसला किया था कि 10,000 बेड लगाएंगे। उस समय तो उन्होंने नाम कमा लिया कि हम ऐतिहासिक फैसला कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर 1000 बेड आ जाएगा। तो जब 4 दिन के अंदर 1000 बेड आया तो मई से लेकर अगस्त तक तो 10,000 बेड आ जाना चाहिए था फिर दिल्ली के अस्पतालों में। देखिए, ये जो बेड हैं ये तो सिर्फ आप एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं। जनरली एक बेड को क्रिएट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा, उस पर काम चल रहा है, अस्पताल भी बन रहे हैं। मगर ये बात अगस्त के आसपास समझी गई थी कि डेंगू का एपिडेमिक बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे इसके लिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए गए थे। 28 अगस्त का हमारे पास है। कैसा निर्देश है सर कि आदमी इस तरह से भटका? हमें तो मालूम है कि शहर में किस किस को इन लोगों ने लौटाया होगा। वो तो एक केस पता चला है जिसमें सारे सबूत और गवाह सब समाप्त हो चुके हैं। नहीं, देखिए, कुछ खामियां हैं हमारे सिस्टम में भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिस्टम हमारा फुल प्रूफ हो गया है। हाँ, मगर ये है कि ईडब्ल्यूएस के बेड जितने पहले भरे जाते थे उससे ज़्यादा भरे जा रहे हैं। सरकार ने हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक नोडल ऑफिसर लगाया है, लाइजनिंग ऑफिसर, जो उन हॉस्पिटल्स के अंदर देखता है कि यहाँ बेड खाली हो तो तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ के मरीजों को यहाँ शिफ्ट कराया जाए। कुछ अस्पताल अच्छा कर रहे हैं, कुछ अभी भी ऐसे अस्पताल हैं जो डिफाइंस के अंदर हैं, सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ कानून के अंदर इस वक्त ऐसी कमियां हैं कि वो जो कानून है हमारा 1953 का पुराना कानून है, कोई खास ऐसे टैकल करने की तरीके नहीं है कि आप प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लगाम कर सकें। एक नया कानून बनाने का भी प्रक्रिया चल रही है ताकि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। इसमें आपको संतुष्ट हैं ये जो बातें कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को लेकर बिस्तरों की मॉनिटरिंग की जा रही है, एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है? यहाँ तो केस ईडब्ल्यूएस का भी नहीं था। हाँ, ये तो केस ईडब्ल्यूएस का भी नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल तो किसी इमरजेंसी पेशेंट को मना ही नहीं कर सकता ना। वो तो बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीका है। मतलब जो ओथ लेता है एक डॉक्टर कि मैं कसम खाता हूँ डॉक्टर बनने से पहले, जो कसम खाता है उसका ही वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट की जो है डायरेक्शंस का वायलेशन है। जहाँ तक ईडब्ल्यूएस की बात है ना, मैं आपको बताऊँ, अभी हमने सैटरडे को मॉनिटरिंग कमेटी जिसका मैं मेंबर हूँ, वो जो मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में जब पहुँचे और हमने वहाँ पे मालूम किया कि लाइजन ऑफिसर, ऐसा नहीं है सारे लाइजन ऑफिसर काम नहीं कर रहे, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि वो लाइजन ऑफिसर आया ही नहीं है ड्यूटी पे।
मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करी जिस हॉस्पिटल से वो आया था, वो कहने लगा जी वो तो ड्यूटी पे गया हुआ है, वो वहाँ था ही नहीं। फिर किसी तरीके से उसको खबर पहुँची होगी कि हम लोग वहाँ पे हैं, तो फिर वो आया, उसको कोई जानकारी भी नहीं थी। वहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या था कि लाइजेंस ऑफिसर किसका नियुक्त किया हुआ है? दिल्ली सरकार का था, और वो सरकारी हॉस्पिटल का होता है, और उसको अटैच कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये देखने के लिए EWS। जब हमने उससे पूछा कि कितने बेड खाली है, तो कह रहा हाँ कल तो 19 थे, और जबकि वो पिछले 15 अगस्त से लगातार हमारे 10-12 बेड जो थे EWS के खाली थे, और हॉस्पिटल उनको पेड कैटेगरी में दे रहा था, उसको इतनी भी नॉलेज नहीं थी। तो ये समस्या होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2002 से ये शुरू हुआ था सारा सिलसिला EWS बेड्स का, और उस वक्त तो पूरे हॉस्पिटल आइडेंटिफाइड ही नहीं थे, मुश्किल से 15-20 हॉस्पिटल थे। आज हमारी लिस्ट पे कम से कम 48 हॉस्पिटल्स हैं, और पहले से काफ़ी प्रोग्रेस है। वो आज जो है कम से कम 70% जो ऑक्यूपेंसी है वो रहती है, 30% आज भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है। अभी आपको एक लेटेस्ट बताऊँ कि हमारे वो जो ये पद्मावती सिंघानिया जो हॉस्पिटल है, पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल है जो साउथ दिल्ली में, वहाँ पर एक EWS पेशेंट जो है ट्रीटमेंट ले रहा था, है लेडी, और वो उसको मेडिसिन के पैसे भी ले रहा था उससे, मतलब मेडिसिन उसको बाजार से खरीदनी पड़ रही थी, जबकि वो भी फ्री में है। उसने मेरे को शिकायत करी, मैंने डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी और एक कॉपी उसको हॉस्पिटल को भेज दी। तो वहाँ के जो डॉक्टर कर्नल हैं RK शर्मा, उन्होंने जो उसका बेटा था उसको बुला के ना, उसको ही सिर्फ गालियाँ नहीं दी, उसने मेरे को भी गाली दी। और चांस की बात थी कि उसने पेशेंट ने वो स्टिंग जो है वो सारा स्टिंग कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो आज मैंने भी सुना तो उसने मेरे को भी बहुत गालियाँ दी कि तू वहाँ गया क्यों, कि इस तरीके का एटीट्यूड है। तो ये कई हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके का एटीट्यूड है। कई बार उसको अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन काफ़ी है कि भाई मेरा जो इनकम है, फैमिली इनकम है 9,094 पर मंथ है, लेकिन उससे दुनिया भर के कागज मांगते हैं। फिर उसको कई बार इस तरीके से भी करते हैं कि जो बिना दस्तावेज के हिंदुस्तान में आप गरीब नहीं हो सकते हैं। नहीं, बट ये तो रूल के अंदर है, डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी, गरीबी के साथ एक डॉक्यूमेंट भी चाहिए। 10 EWS हॉस्पिटल के अंदर ये सबसे खूबसूरत पहलू है कि हम अपने देशवासियों पे विश्वास करते हैं, और उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पे हॉस्पिटल जो है कानूनी तौर पे बाध्य है कि वो उसको फ्री ट्रीटमेंट दे। अगर लेटर ऑन ये पता लगता है कि ये आदमी गरीबी कैटेगरी में नहीं था, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट भी चल सकती है, उसके ऊपर रिकवरी की कार्रवाई भी चल सकती है। लेकिन पहले वो भर्ती हो सकता है उसमें, पहले भर्ती होगा, पहले भर्ती हो सकता है, इलाज करेगा। पर देवाशीष, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इलाके में अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये बाल्टी यहाँ रखा हुआ है, हाँ जी, ये सब पहले था क्या इस तरह से? हाँ ये था, ये था, ये इस तरह से था। इसका मतलब लोग यहाँ के साफ सफाई में थोड़ा सा उनकी ये साफ सफाई होता है ना, हाँ जी, कि ये इसे फ्रिज में ऐसे लगा के ये सब, क्योंकि देख रहे हैं हर किसी ने अपने घर में इस तरह की एक बाल्टी लगा रखी है। नहीं हाँ जी, मनोज दिखाइए, ये इस तरह से ताकि पानी लीक ना करे। ये पुराना दिख रहा है, पाइप भी पुराना, ये अभी है या पहले से लगा हुआ है? नहीं, पहले से लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है। और ये जो फॉगिंग हुआ है उससे पहले आपने देखा था कि कोई की फॉगिंग करते हुए? नहीं। कितने दिनों से? यहीं से वापस चले जाते हैं, यहीं से, हाँ, गेट से वापस चले जाते हैं, इस तरफ नहीं आते? नहीं आते, मेन रोड करके चले जाते हैं। हाँ जी। कब आए थे इसी तरह से गेट तक कब आए थे आपकी याद में? मेरे याद में तो आप तो हर समय रहते नहीं होंगे, लेकिन हाँ पता नहीं क्या? नहीं, हाँ? नहीं पता। लेकिन ये घटना होने के बाद ये लोग आए? घटना होने के बाद तो यहाँ पे इतना धुआं कर दिया कि मेरे को लगा कि किराएदार भगा रहे हैं, लीजिए, इतना धुआं कर दिया। अगर पहले ये चीज़ होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। पर इतना मैं सौरभ, मैं जानना चाहता हूँ कि सख्ती क्यों नहीं है? मतलब वो अर्ज मुझे नहीं दिखता है कि ठीक है कि हमको सब कारण पता है, गंदगी का कारण पता है, लेकिन एक सरकार को तो अपने पैरों पे खड़ा दिखना चाहिए था ना, कि आप खड़े हैं, मुस्तैद हैं। मतलब सिवाय आप वो 100 करोड़ को खर्च कर दें होर्डिंग में लगाने के बजाय, तो 100 करोड़ का नाले की सफाई कर दें। नहीं, असल में क्या, हमसे कॉन्स्टिट्यूंसी वाले भी लोग ये पूछते हैं, और बड़ा अजीब लगता है एज ए MLA और या एज ए पॉलिटिशियन ये कहना कि साहब ये हमारे अंडर नहीं है। क्योंकि प्रतिनिधि से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब जो भी सरकारी काम हो वो आप कराएं किसी भी तरीके से, मगर यकीन मानिए डिपार्टमेंट्स के बीच में इतनी हॉस्टिलिटी है कि अगर हम MCD वाले को किसी दिन ये कह दें कि तुम यहाँ झाड़ू लगा दो, तो अगले दिन MCD वाला भी यही कहेगा कि उसका भी एक वर्जन तैयार होगा। ऑफिस के बाहर धरना, मेरे यहाँ हमने एक दिन सख्ती, आप सही कह रहे हैं भाई साहब, हमने भाई साहब इसे हटाने में एक बात सुन लो, एक दिन हमने सख्ती कर दी थी कि भाई यहाँ झाड़ू और कूड़ा नहीं उठता। मेरे ऑफिस के बाहर MCD के कर्मचारियों को 2 दिन तक धरना दिलवाया मेरे ऑफिस के बाहर कि आपका क्या मतलब है ये कहने का कि झाड़ू नहीं लगता। वो तो काउंसलर देखेगा, MCD देखेगा। तो अगर हम कुछ कह दें तो वो तो बिल्कुल उस गली को छोड़ ही देंगे अगर हमने कह दिया।
तो ये चीज़ और स्टेट्स में नहीं है, इसलिए लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है झाड़ू लगाना। अगर एक एमएलए झाड़ू भी नहीं पर लगा, जैसा अशोक जी कह रहे हैं कि भाई सरकार है ना, फिर भी सरकार उनको 4 अधिकार होंगे तो आपके उससे ज़्यादा ही होंगे ना, कि कम तो नहीं दिए गए ना आपके अधिकार। सरकार के अधिकार इस तरीके से सीमित हैं कि जैसे अगर ईडब्ल्यूएस के कोटे के अंदर आप किसी को एडमिशन नहीं देते, आप हंसेंगे इस चीज़ पे, सरकार के पास इतना अधिकार है कि आप उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगा दें। लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार नहीं किसके है अधिकार, पास? सरकार किसी के पास नहीं है। है। सोचिए। सरकार सिर्फ लैंड ओनिंग एजेंसी को, जैसे मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, वो ईडब्ल्यूएस को एंटरटेन नहीं करता आसानी से। उसके खिलाफ 3-4 बार ये चिट्ठी लिख चुकी है। हमने डीडीए को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि डीडीए ने उनको लैंड लीज पे दी है कि भाई आप इनकी मान्यता कैंसिल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश ये है कि अब नया कानून लाएं जिसके अंदर ये दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार हों कि हम इनके ऊपर करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना लगा सकें डिफ़ॉल्ट करने पे, और इनके लाइसेंस तो कैंसिल। ये मजाक नहीं है कि 1000 रुपये का जुर्माना है, बताइए। नहीं ये ऐसा- नौटंकी है सर ये। हाँ बिल्कुल। 1953 का है सर 1000 रुपये का फाइन लगाएंगे इतने बड़े बड़े अस्पताल एक्चुअली में इस देश में कानून कौन बनाता है? जो पावर में होता है, जो माइटी होता है, तो वो अपने खिलाफ थोड़ी बनाता है। मैंने तो उस Public माइटी को तो protection- ये जो दर्शक देख रहे हैं वही चुनते हैं ना। हाँ, मतलब वो ये ठीक तो- है कि ये तो उनको ठीक हिंदू है, ये मुस्लिम तो- ज़्यादा पता है, ये तो लेकिन वो भाग्य की बात है इस देश के अंदर कि बस सिर्फ एक दिन जो है वो वोट देने का अलग चक्कर होता है, और उसके बाद फिर वो राजा हो जाता है या प्रजा हो जाते हैं। तो ये तो सारा सिस्टम ही खराब है, कुछ गड़बड़ है। तो अभी राजीव गांधी की जहाँ तक बात है, अभी उसके खिलाफ जो है हमने एक पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को लेकर हाई कोर्ट में केस किया है, और अभी उसकी सुनवाई जो है मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर के लिए रखी है, और उसके मुकदमा कोर्ट में किया आपने? कोर्ट में हमने डाला है, इसीलिए डीडीए भी पार्टी है उसमें, दिल्ली सरकार भी पार्टी है।